हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, देन बहुत ज़्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों ये जानिए, दीज आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नॉट अ सिंगल लॉ बट अ लॉट्स ऑफ लॉज। देयर आर ढेर सारे लॉ होते हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब ये होते क्या है बच्चों, हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं या फिर जानते हैं। ठीक है, तो उन सभी केमिकल रिएक्शन के होने में या उनके कंडक्ट होने में जो भी लॉज होते हैं, जो उनको गवर्न करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उन सभी सेट ऑफ लॉज को हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर में रखते हैं। तो ये कोई सिंगल लॉ ना होकर सेट ऑफ लॉज है, ढेर सारे लॉज हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप लॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं कि जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो 3 डिफरेंट लॉज होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं, उनको गवर्न करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आइए जानते हैं क्या होते हैं ये। तो इसमें सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे बच्चों, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको एंटोनी लैवोशियर ने 1774 में प्रपोज किया था। दूसरा पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन प्रपोज बाय जोसेफ प्राउस्ट। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रपोज बाय डाल्टन इन 1806। उसके आगे हम पढ़ेंगे गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस वॉल्यूम प्रपोज्ड इन 1808। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रपोज बाय रिच्टर इन 1794। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है बच्चों, तो इन सभी लॉज को हम वन बाय वन एक एक करके और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरोसिटी ई क्लासेस में। ठीक है, मेरा नाम है आकाश कुमार कुशवाहा और चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बच्चों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम एंटोनी लॉरेंट डी लैवोशियर था, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ये साइंस में। आइए जानते हैं क्या था ये। इस लॉ में कहा जाता है, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको अदर लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में मास का लॉस नहीं होता, या हम ये कहें कि टोटल मास जो रिएक्टेंट का होता है उससे बनने वाले प्रोडक्ट का मास भी एग्जैक्टली उतना ही होता है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन होने से पहले टोटल मास, रिएक्शन होने के बाद टोटल मास, दोनों बराबर होंगे। क्लियर बच्चों, तो बहुत ही एंशिएंट एग्जांपल है कि लॉग है और कुछ बर्न किया जा रहा है, ठीक है, जिससे बनती है एसेस और स्मोक। तो ये इनका टोटल मास और इनका टोटल मास क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप देखें तो 30 + 1 31 होता है, 28 और 3 भी क्या होता है, 31 होता है। क्लियर है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं। आइए थोड़ा अच्छे एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मीथेन है, दिस इज कॉल्ड मीथेन, और ये डाई ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। ठीक है, यहां पर मीथेन का जो मोलर मास होता है वो होता है 16 ग्राम, और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, मतलब यहां पर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 64 ग्राम। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 16 + 64 कितना हो जाएगा, इट विल बी 80 ग्राम। क्लियर है, तो ये हमारे एरो के इस साइड है, मतलब ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद ये कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड का जो बेटा मोलर मास होता है इट इज, ठीक है, टोटल आप जोड़ेंगे तो आएगा ये 44 ग्राम। वहीं पर एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, इट विल बी 36 ग्राम। और अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हियर यू विल गेट 80 ग्राम अगेन। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि रिएक्शन से पहले जो टोटल मास था वो था 80 ग्राम, और रिएक्शन होने के बाद जो टोटल मास था वो भी था कितना, 80 ग्राम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। ठीक है बच्चों, आइए अगले एग्जांपल पे मूव करते हैं। इस बार हमारे सामने
सेम है, जिसको जोड़ा गया है तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दैट इज ऑल्सो 80। तो यहाँ पर भी सेम चीज प्रूफ की जा रही है। इसके अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास है हाइड्रोजन, जो कि एक बहुत अच्छा फ्यूल है, वन ऑफ द बेस्ट ग्रीन फ्यूल। ठीक है, जिसको बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एज अ रिजल्ट वहां पर वाटर बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जोड़ेंगे हाइड्रोजन का टोटल मास तो दैट इज 1 × 4। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, लेकिन ऐसे 4 है तो टोटल कितना होगा 4 ग्राम। बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 जा इट विल बी 32 ग्राम। क्लियर है? एंड इट विल बी 2 × 18। वाटर का 18 होता है तो कितना हुआ बच्चों, जोड़िए इसको, ये हुआ 36 ग्राम। तो इधर अगर आप जोड़ेंगे 32 और 4 तो कितना आ रहा है 36 ग्राम, और इधर भी कितना आ रहा है 36 ग्राम। तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है रिएक्शन से पहले वो 36 ग्राम है, और प्रोडक्ट का जो मास है रिएक्शन के बाद वो भी 36 ग्राम है। तो रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या है, बराबर है। सो इट विल बी फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर बच्चों? अगले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा कि एक HCl जो कि एक एसिड है और वो NaOH से रिएक्ट कर रही है, जिससे H2 और NaCl बन रहा है। अगर हम HCl के मास की बात करें तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5। अगर इसको हम जोड़ें तो 1 + 35.5 मतलब कितना आ जाएगा 36.5 ग्राम। ठीक है, और इसका जोड़ें, एक सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, आप टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 40 ग्राम। सो इस तरह से इस साइड जो टोटल मास है वो कितना है, वो 36, और ये तो मतलब टोटल कितना हो गया अगर आप जोड़ेंगे तो 76.5 ग्राम। ठीक है, ये क्या है आपका मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, बिल्कुल वैसे ही जब हम इधर आते हैं तो ये H2O है, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम या मोलर मास होता है 18 ग्राम, और NaCl का होता है Na का 23 और क्लोरीन का 35.5। सो इट विल बी 58.5 ग्राम। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आएगा 76.5 ग्राम। सो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या है, बराबर है। मतलब रिएक्शन से पहले टोटल मास और रिएक्शन के बाद टोटल मास दोनों क्या है, वो एक बराबर है। क्लियर है बच्चों? आइए और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे सामने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि 10 ग्राम of calcium carbonate on heating gave 4.4 gram of carbon dioxide and x gram of calcium oxide. Apply law of conservation of mass. Calculate the mass of CaO. और CaO का मास कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़िए और पढ़ के एक केमिकल रिएक्शन को लिखिए। ठीक है, स्टेटमेंट को आइए पढ़ते हैं। क्या है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लिखेंगे कितना है 10 ग्राम। ऑन हीटिंग गिव्स, हीटिंग मतलब अब प्रोडक्ट बन रहा है, हीट कर दिया, डेल्टा मतलब हीट किया। 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये देता है 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, एंड x ग्राम ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड भी देता है, और कितना ग्राम है x ग्राम। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कैलकुलेट द मास ऑफ CaO। ठीक है, तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहां पर अप्लाई करते हैं तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है बच्चों, क्वेश्चन में देखिए तो है 10 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक ये है और दूसरा ये है, मतलब 4.4 ग्राम और प्लस x ग्राम। तो यहां पर अगर आप निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 10 - 4.4
4 and that is 5.6 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, मास ऑफ CaO विल बी 5.6 ग्राम। ठीक, और बच्चों इस CaO का जो नाम है वो क्विक लाइम भी है, ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम। ठीक है, तो CaO का दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो केमिकल नेम है इसका, जनरल नेम जो है, कॉमन नेम जो। हेलो बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग अगले लॉ की, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इट वाज प्रपोज्ड बाय अ रिनोन्ड साइंटिस्ट नेम्ड जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने इसको प्रपोज किया था। नाउ लेट्स नो कि था क्या ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये लॉ कहता है कि जो भी आपके केमिकल कंपाउंड होते हैं वो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, पहली चीज, और उन एलिमेंट के जो मासेस होते हैं उनका रेशियो हमेशा उस कंपाउंड में फिक्स होता है, चाहे आप उसे जिस सोर्स से ऑब्टेन करें। ठीक है, सोर्स से कोई मतलब नहीं बच्चों। ठीक है, उसे हम कहीं से भी ऑब्टेन करें वो रेशियो वही होगा। क्लियर हो रही बात? तो मास का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है उस कंपाउंड में? कांस्टेंट होता है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर क्या है? दिस इज ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो पहला कंपाउंड क्या बन सकता है? CO। अगर वो कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन का बच्चों एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम या मोलर मास होता है 12 ग्राम, और इसका कितना होता है? 16 ग्राम। तो इस 12:16, सो द रेशियो विल बी 4 3 जा एंड 4 4 जा, 3:4। इसका रेशियो हमेशा 3:4 होता है। क्लियर है यहां तक? अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो बने हुए कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक कार्बन है दैट इज 12 ग्राम और दैट इज 2 ऑक्सीजन 2 इंटू 16 ग्राम। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 12:32। क्लियर हो रहा है? और ये आपका कट के कितना आएगा? ये आएगा आपका 3:8। जब आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा? 3:8। तो अगर आपके सामने कंपाउंड दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड में उनके मासेस का रेशियो 3:8 होगा। क्लियर है यहां तक? सो दिस इज हाउ ये लॉ वर्क करता है। मान लीजिए हमें दिया गया कंपाउंड होता वाटर, तो वाटर में एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम मोलर मास और इंटू 2, दो ऐसे एटम है, और ऑक्सीजन का कितना है? 16। सो इट विल बी 2:16 और 1:8। रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। हम किसी भी सोर्स से वाटर को लाते हैं, कहीं से भी वाटर को ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो एक स्प्रिंग हो, चाहे वो एक पॉन्ड हो, चाहे वो एक टैप हो। क्लियर है बच्चों? चाहे रेन हो रही है उसका आप वाटर ले लीजिए, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस वाटर को आप ले लीजिए। आप उनमें जब भी निकालेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो, इट मस्ट बी 1:8। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, जिसका कि फॉर्मूला होता है NH3। ये दो एलिमेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसमें नाइट्रोजन का जो मास है वो है 14 ग्राम और हाइड्रोजन का मास है 3 ग्राम। तो इनके बीच जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 14:3। क्लियर है? हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1 इंटू 3 दैट इज 3, और नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14, तो 14:3। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मासेस का जो रेशियो आएगा वो होगा 14:3 एंड इट विल बी अ फिक्स रेशियो। क्लियर है बच्चों? तो किसी भी कंपाउंड की हम बात करेंगे, किसी भी केस में हम बात करेंगे, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो भी एलिमेंट उसमें कंसिस्ट करते हैं, उसको बनाते हैं, उनके मासेस के बीच एक रेशियो होगा और वो फिक्स होगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्लियर हो रही बात बच्चों?
अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चीज पर, कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। मान लीजिए किसी कंटेनर में, ठीक है, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस रखी गई है और 20 ग्राम नाइट्रोजन गैस रखी गई है। ठीक है, 3 ग्राम हाइड्रोजन और 20 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन गैस रखी गई है, और फिर इसके बीच केमिकल रिएक्शन करा के NH3 बना ली गई है। ठीक है, कंपाउंड जो बना है वो क्या है, अमोनिया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका मास कितना होगा ये बताओ, और रिमेनिंग गैस जो बचेगी वो कितनी होगी। ठीक है, रिमेनिंग गैस, कौन सी गैस बचेगी या पूरा कंबाइन होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने NH3 के बारे में लिखा। ठीक है, हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से ये पता चलता है कि जब भी अमोनिया होगी, जब भी प्रोड्यूस होगी, तो उसमें से इसका मास कितना होगा, 14 ग्राम होगा, और इसका कितना होगा, 3 ग्राम होगा। ये आपस में कंबाइन करेंगे जिससे कि 17 ग्राम अमोनिया बनेगी। क्लियर है यहाँ तक। किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, 14:3 के रेशियो में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो ये 14 ग्राम ना हो तो क्या होगा, या ये 3 ग्राम ना हो तो क्या होगा। तो बच्चों सेम एग्जैक्ट वैल्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रेशियो कांस्टेंट होगा, रेशियो फॉलो होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये तो डेटा हमें कहां से मिल रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारे सामने रखी गई है 20 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन। तो हमको एक बात पता है कि इसका 3 ग्राम इसके 14 ग्राम से ही कंबाइन करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इसका 17 ग्राम इसके 3 ग्राम से क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, और ऐसी कंडीशन में सॉरी इसका 14 ग्राम इसके 3 ग्राम से कंबाइन कर जाएगा और 17 ग्राम NH3 प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो रही है बात। लेकिन एक बात है जो इंटरेस्टिंग है यहां याद रखने वाली, कि इसका पूरा 20 ग्राम कंबाइन नहीं किया है, तो इसका मतलब इसका 6 ग्राम जो है वो बचेगा। 6 ग्राम क्या है, लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर इसको प्रॉपर मैनर में हम करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 ग्राम हाइड्रोजन combines with 14 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, सो 3 ग्राम प्लस 14 ग्राम मतलब कि कितना, 17 ग्राम NH3 अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो प्रोड्यूस होगी। क्लियर है, कितना, 17 ग्राम। और चूंकि आपने देखा कि 14 ग्राम ने नाइट्रोजन ने कंबाइन किया है और 6 ग्राम क्या है, वो बच गया है, तो आप यहां पे लिखेंगे 6 ग्राम नाइट्रोजन गैस विल बी लेफ्ट। विल बी लेफ्ट। ठीक है, तो 6 ग्राम जो नाइट्रोजन गैस होगी वो क्या हो जाएगी, वो बच जाएगी, वो लेफ्ट हो जाएगी। सो इस तरह से बच्चों इस चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। आइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के वाटर बनाते हैं और सेम प्रॉब्लम में समझते हैं कि कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें हमने 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस को लिया है और 100 ग्राम ऑक्सीजन गैस को लिया है, और दोनों के बीच रिएक्शन करा दी है। हम सभी को पता है कि रिएक्शन में क्या बनेगा, इससे बनेगा वाटर। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि दोनों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या पूरा अमाउंट हाइड्रोजन का पूरा अमाउंट
ऑक्सीजन का रिएक्ट कर जाएगा। तो इस चीज को समझना होगा बच्चों हमें कि किसका कितना मास रिएक्ट करेगा, और इस चीज को समझने में हमारी हेल्प करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हम लिखते हैं जब H2O है तो H2O में इसका 1 × 2 मतलब 2 ग्राम इसके 16 ग्राम से कंबाइन करता है, मतलब इनके बीच मासेस का जो रेशियो है 1:8 का है, जिसमें 1 हाइड्रोजन को और 8 ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ये तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से पता चल गया है। अब क्वेश्चन ने क्या दे रखा है ये ध्यान दो, बड़ा आसान है। क्वेश्चन ने हमें दिया है कितना हाइड्रोजन, क्वेश्चन ने हमें दिया है 10 ग्राम हाइड्रोजन और 100 ग्राम ये। मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिससे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो बच्चों, इस 1 को या तो 10 में कन्वर्ट कर लो या तो इस 8 को 100 में कन्वर्ट कर लो, जो आसानी से कन्वर्ट हो जाए पहले वो काम करो और फिर चेक करो कि कितना अवेलेबल है क्या। तो देखो हम दोनों स्टेप करेंगे, बट पहले ये दिख रहा है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 8 में भी आप 10 का मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। ठीक है, 8 में भी आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 80। समझ में आ रहा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 में मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो मैंने उसी 10 का उठाया और 8 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 80। इसका मतलब है कि हमारा 10 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और कंबाइन करके 90 ग्राम वाटर बनाएगा। आ रही बात समझ में? अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि फिर बचा क्या, तो देखो 100 ग्राम ऑक्सीजन लिया गया था, 80 ग्राम में कंबाइन किया तो 20 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगा। क्लियर हो रही बात है यहां तक? तो बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप जो ओरिजिनल रेशियो होता है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आता है उसको लिखें, क्वेश्चन में जो दोनों के मासेस दिए हैं या मोल दिए हैं उसको यहाँ पर लिखें, और फिर आप इसे क्या करें, याद रखना मासेस ही रखना है, मोल ना रखें तो बेहतर है। और फिर आप इसे क्या करेंगे कि एक का मल्टीपल बनाएंगे, जिस नंबर से एक को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे को भी आप उसी से जस्ट मल्टीप्लाई करिए, और फिर देखिए अगर दोनों उसी के अंदर आ रहे हैं, एक एग्जैक्ट मैच करना चाहिए और एक उससे छोटा होना चाहिए या फिर एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सामने आप इन दोनों को ऐड करिए एंड हियर यू गेट द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और फिर आप इसके आगे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों मान लीजिए किसी कंटेनर में 100 ग्राम कार्बन को और 100 ग्राम ऑक्सीजन को रखकर बर्न करा दिया जाता है। ठीक है, 100 ग्राम कार्बन है और 100 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी, बट हाउ मेनी ग्राम, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो बच्चों यहां पर भी हम इस चीज को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे आइए जानते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो क्या होता है। एक कार्बन का होता है 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम और इंटू 2 मतलब 32 ग्राम। तो इनके मासेस का जो रेशियो है वो है 12:32। ठीक है, 4 3 जा और 4 8 जा, मतलब 3:8। ये इनके मासेस का रेशियो है। क्लियर है? सबसे पहले आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाई करिए और जो भी बनने वाला कंपाउंड है उसके मासेस के रेशियो को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि इस मासेस के रेशियो से हम आंसर निकालेंगे। तो कार्बन का ऑक्सीजन से जो मासेस का रेशियो है वो कितना है बच्चों, 3:8 का। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है उसको भी आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसका भी 100 ग्राम है और इसका भी 100 ग्राम है। अब हमको ये सोचना है कि कितना कितना कंबाइन करेगा और कितना बचेगा। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि 3 को आप 100 बना सकते हो या फिर 8 को आप 100 बना सकते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो कि अगर दोनों का सेम अमाउंट लिया जाएगा तो ये ज्यादा, इसका कम अमाउंट की नीड है और इसके ज्यादा अमाउंट की नीड है। आ रही बात समझ में? मतलब अगर दोनों का बराबर 10-10 ग्राम हम लेते या मान लो उसका 8 ग्राम लेते और इसका 8 ग्राम लेते तो उसका 5 ग्राम बच जाता।
समझ पा रहे हैं? तो दोनों का अगर इक्वल अमाउंट हम लेंगे तो उसका कुछ अमाउंट बच जाएगा, और जो बच जाता है उसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट। और जो पूरा कंज्यूम हो जाता है उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एक एक्सेस रिएजेंट होता है, दूसरा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो जब भी दोनों का अमाउंट बराबर हो, आप देख लें कि जो कम वाला है, ठीक है, उसका अमाउंट बच जाएगा, क्योंकि रेशियो में वो दे रहा है कि अगर इसका 8 ग्राम इसके 3 ग्राम से कंबाइन करेगा तो बात हो जाएगी। तो अगर दोनों के बराबर है तो पक्का है कि ये वाला बचेगा और ये वाला कंज्यूम होगा। तो किसी भी रिएक्शन में जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए उसे कहते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। और रिएक्शन की डायरेक्शन या प्रोडक्ट की यील्ड वही तय करता है। अब हम इसे स्टेटमेंट बना के सॉल्व करेंगे, और स्टेटमेंट हमेशा बनता है किसके हिसाब से, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम बात करेंगे कैसे लिमिटिंग रिएजेंट का डिटर्मिनेशन किया जाता है। अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना होता है, जब भी सेम अमाउंट हो, आप बहुत आसान है चेक करना, किस रेशियो में दे रखे हैं। आप देखेंगे कि अगर दोनों के बराबर अमाउंट, मतलब मान लो 8 ग्राम ये और 8 ग्राम मैं आपको ये दे दूं, तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ये 5 ग्राम बच जाएगा। इस एंगल से हम कह रहे हैं कि ये पूरा कंज्यूम होगा, और इसलिए हमने इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहा। यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, जो पूरा कंज्यूम हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि 100 ग्राम जो आपका, या सॉरी, जो आपका 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है वो 3 ग्राम कार्बन से कंबाइन करता है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला स्टेटमेंट, ठीक है, हमारा स्टेटमेंट होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन combines with या combined with 3 ग्राम कार्बन। क्लियर है? तो सिंपली कहा जाए कि 8 ग्राम ऑक्सीजन को जरूरत पड़ती है 3 ग्राम कार्बन की, ताकि वो दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना सके। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें 8 नहीं, हमें दिया गया है 100 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम इसका अगला स्टेटमेंट लिखें कि 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद, 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने से कंबाइन करेगा, तो आपको यूनिटरी मेथड बताया गया होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड से लिखेंगे हम क्या, 3/8, ठीक है, ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हमारा 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने से कंबाइन करेगा, 3/8 ग्राम ऑफ कार्बन से कंबाइन करेगा। लेकिन हमारे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास 100 ग्राम ऑक्सीजन है। तो यहां पर हमारा अगला स्टेटमेंट होगा 100 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद, कितना हो जाएगा, 3/8 इंटू 100। ठीक है, इसको 4 2 जा, और ये 4 से जाएगा 25 टाइम, और 325 मतलब 75/2, एंड दैट विल बी 37.5 ग्राम। क्लियर है? 37.5 ग्राम जो है आपका है वो कंबाइन, वो आपका कार्बन कंबाइन करेगा, मतलब 100 ग्राम ऑक्सीजन से 37.5 ग्राम कार्बन जो है वो कंबाइन करेगा। क्लियर हो रही बात? तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हो कि हमारे 100 ग्राम कार्बन या 100 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है कितने से, प्लस 37.5 ग्राम, मतलब पूरे से कंबाइन नहीं कर रहा है, इतने से कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से। ठीक है, और कितना CO2 बनेगा, आप दोनों को जोड़ दीजिए, 137.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस। आ रही बात समझ में? और कुछ बचेगा तो आंसर है यस। ये पूरा 100 ग्राम कंज्यूम हो रहा है, ये पूरा 100 ग्राम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, नहीं, ये 100 ग्राम नहीं हो रहा है। ये कितना कंज्यूम हो रहा है, 37.5 ग्राम। तो फिर कितना बचेगा, 62.5 ग्राम बचेगा।
तो ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, कार्बन थोड़ा सा बच जा रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि रेशियो 3:8 का है। ठीक है, जब 3 ग्राम कार्बन कंज्यूम होगा तो उसके रिस्पेक्ट में 8 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब उसके डबल से भी ज्यादा कंज्यूम होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा 100 ग्राम ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तो केवल 37.5 ग्राम ऑफ कार्बन से करेगा, ना कि पूरे 100 ग्राम से करेगा। इसीलिए जो प्रोडक्ट की यील्ड है या कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो आएगा 137.5 ग्राम। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक फिक्स मास के रेशियो में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसका डिटर्मिनेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लगाकर भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं हम लोग का अगला लॉ क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज हमारी चौथी क्लास है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में। तो बच्चों हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया है जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ रहे हैं। और ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का तीसरा लेक्चर है बच्चों, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरोसिटी ई क्लासेस में। आइए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। सो इट वॉज प्रपोज्ड बाय अ रिनोड साइंटिस्ट जिनका नाम रिस्टर था। ठीक है, इट वॉज प्रपोज्ड इन 1792। और ये लॉ क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट इफ द टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, the ratio of masses in which they do so are either the same or simple multiple of the mass ratio in which they combine. So सुनकर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा लॉ है, इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। तो बच्चों ये लॉ कहता है कि जब एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन करता है, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बन की, और कार्बन कंबाइन करता है हाइड्रोजन से और कार्बन कंबाइन कर सकता है ऑक्सीजन से, और ऐसे केस में वो दो अलग अलग कंपाउंड बनाता है। कार्बन अगर हाइड्रोजन से कंबाइन करे तो बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। हम मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं मीथेन की, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है जो बना सकता है, और ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो फेमस कंपाउंड बनता है, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये लॉ कह रहा है कि एक एलिमेंट का फिक्स मास, हम मान लेते हैं वो फिक्स मास किसका है, एक एलिमेंट का फिक्स मास दो अलग अलग एलिमेंट के वेरिएबल मास से कंबाइन करता है, और उन अलग अलग मासेस में या कह सकते हैं उनके वेरिएबल मासेस में एक फिक्स होल नंबर का रेशियो एग्जिस्ट करता है। आइए समझते हैं इस बात को बच्चों। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 12U, 4 हाइड्रोजन मतलब 1 into 4 दैट इज 4U। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के मासेस को देखेंगे देन इट कम टू बी 12:4U, जो कि रेशियो आप बता रहा है, या आप सिंपल अगर से रेशियो में कन्वर्ट नहीं भी करना चाहते तो आप केवल मासेस में देख सकते हैं पहले, बाद में उसे रेशियो में भी कन्वर्ट कर लेंगे। वहीं पर CO2 में कार्बन का मास कितना है बच्चों, 12 ग्राम या 12U। याद रखिएगा, अगर आप मोलर मास बोलते हैं तो उसे ग्राम में बोलते हैं, और अगर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं तो उसकी यूनिट U होती है। ठीक है, नंबर वही होते हैं। सो इट इज 2 into 16, ऐसे कितने हैं, दैट इज 32। तो ये 32U है और ये 12U है। अगर आप इनके बीच का रेशियो चेक करेंगे देन इट कम टू बी 12U:32U। अब हम अपने लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है बेटा, टू डिफरेंट एलिमेंट, वो डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्लियर है, एंड दे आर कंबाइनिंग विद कार्बन। किससे कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन से कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, और ये दोनों कार्बन के सेम वेट से कंबाइन कर रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं इस बात को? तो आप यहां पर देखिए कि कार्बन का सेम वेट क्या है बच्चों, ये 12 ग्राम यहां भी है और 12 ग्राम यहां भी है। क्लियर है? सो हाइड्रोजन भी कार्बन के 12U से कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन भी कार्बन के 12U से कंबाइन कर रहा है। क्लियर है? अगर ऐसा होता है देन
जो बचे हुए मासेस हैं किसके मासेस, मासेस ऑफ हाइड्रोजन और मासेस ऑफ ऑक्सीजन के बीच में एक होल नंबर का रेशियो होगा। अगर इसको हम लिखते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इन दोनों के बीच में वो कह रहा है कि होल नंबर रेशियो होना चाहिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, तो जो सेम मास से कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन, उसका मास कितना है, इट इज 4u, तो हम यहां लिख देते हैं 4u। और दूसरा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन कार्बन के सेम मास से कंबाइन कर रहा है, उसका मास कितना है बच्चों, दैट इज 32u, तो हम यहां पे लिखेंगे 32u। अब आप देख सकते हैं 4 1 जा 4 और 4 8 जा, ठीक है, 1:8, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ होल नंबर, इजंट इट? So this is called the law of reciprocal proportion। क्लियर है बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम दो और फेमस कंपाउंड की बात कर सकते हैं। एक कंपाउंड है आपका CS2 जिसे कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं, और एक है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन का 12 ग्राम, सल्फर का एक एटम का मास होता है बच्चों 32, तो ये हो जाएगा कितना लगभग, इट इज 64u, ठीक है। तो इसका 12 ग्राम इसके 64 ग्राम या 64u से कंबाइन करें, इसको हम u में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका 12u ठीक है, इसके 64u से कंबाइन कर रहा है, तो फिर रेशियो क्या हुआ बच्चों, इट इज 12:64, लीव इट। अब इधर आ जाइए, यहां पर कार्बन का 12u ऑक्सीजन के 32u से कंबाइन कर रहा है, तो यहां पे रेशियो क्या हुआ, 12:32। अब आप देखिए ध्यान से कि दिस 12u इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन, ये कार्बन का मास है, ठीक है, जो कि दो अलग अलग एलिमेंट जिसका नाम सल्फर है, ये सल्फर का मास है, और ये मास किसका है बच्चों, ऑक्सीजन का मास है, से कंबाइन कर रहा है। और इनके मासेस के बीच में अगर हम रेशियो निकालें तो रेशियो क्या आएगा, द रेशियो विल बी, ठीक है, रेशियो मास ऑफ सल्फर और डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। इनके बीच आप रेशियो चेक करेंगे तो रेशियो आएगा 64/32, एंड दैट इज 2:2 या 2/1, या इसको लिख सकते हैं 2:1। ये भी एक होल नंबर रेशियो है। तो क्लियर है बच्चों, इस तरह से हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि देखने में दूर से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर हम उसको राइट एग्जाम्पल के साथ रिप्रेजेंट करें तो, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज Avogadro's law। That is one of the most famous law that we are going to study in this chapter, because the whole concept of mole will depend upon this law। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। आइए बच्चों, अब हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सबसे अंतिम लॉ की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज द लॉ ऑफ अवोगाड्रो, जिसे सिंपली हम अवोगाड्रोज लॉ कहते हैं, ठीक है। इसे अदर लैंग्वेज में बच्चों मोल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके बारे में इस लेक्चर के बाद हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं अवोगाड्रोज लॉ क्या है, ठीक है। इन्होंने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो, मतलब सेम रखते हुए अलग अलग गैसेस के इक्वल नंबर ऑफ मोल लेते हो, तो उनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा। क्लियर बच्चों, इसको और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। मान लो हमने अलग अलग गैसेस को बैलून्स में फिल किया, ठीक है। मान लो एक बैलून है जिसमें आपने हीलियम भरा है, कितना, 1 मोल। दूसरे में आपने हाइड्रोजन भरा है, वो भी कितनी है, 1 मोल। और तीसरे में आपने मीथेन भरा है, CH4, और वो भी कितनी है बच्चों, 1 मोल।
और ये गैसेस सब अलग अलग टेम्परेचर, मान लेते हैं ये टेम्परेचर T1 पर है और इसका वॉल्यूम V1 है, इसका टेम्परेचर T2 है और वॉल्यूम V1 है, इसका टेम्परेचर T3 है और वॉल्यूम V3 है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये किस टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा गया है, लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दें तो इनका वॉल्यूम सेम हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम सबका टेम्परेचर एक जैसा कर दें और सबका, ठीक है ना, जैसे हम टेम्परेचर एक जैसा करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। ठीक है, यही बात कहता है अवोगाड्रोस लॉ। अब हम मान लो इन सभी गैसेस को उठाते हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग था और वॉल्यूम भी अलग अलग था, उसको एक ऐसे बॉक्स में डाल देते हैं जिसमें टेम्परेचर मान लेते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल पहले से बता दिया गया है, नंबर ऑफ मोल सब में कितने हैं, सब में नंबर ऑफ मोल इक्वल है, दैट इज 1 मोल। सब में नंबर ऑफ मोल कितने दिए गए हैं, 1 मोल। तो ऐसे केस में एक इंटरेस्टिंग बात आपके सामने दिखाई देगी कि सारे के सारे बैलून्स का जो वॉल्यूम है दे लुक लाइक सेम। इन सब का वॉल्यूम सेम होगा जबकि सब में अलग अलग गैसेस भरी हुई हैं, एक में हीलियम, दूसरे में हाइड्रोजन और तीसरे में मीथेन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम STP पर लेते हैं, दैट इज STP, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पर बच्चों टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 atm। क्लियर हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज आल्सो कॉल्ड 760 mm of Hg। ठीक है, तो हमने इनका टेम्परेचर 0 डिग्री कर दिया, इस बॉक्स के अंदर जो टेम्परेचर वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर कितना कर दिया है, 1 atm। अब गैसेस जिस भी कंडीशन में थी, अगर उन सबके एक एक मोल इसके अंदर हैं, ठीक है, जैसा हमने इनिशियली लिया था, सबके कितने मोल ले रखे हम लोगों ने, 1 मोल, इक्वल मोल। ठीक है, तो इन सब का वॉल्यूम भी सेम होगा। इज दिस क्लियर? और तो सेम नंबर ऑफ मोल अगर आप भर के अलग अलग बैलून्स बनाते हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में ले जाते हैं, तो हो सकता है उन सबका वॉल्यूम क्या हो, अलग अलग हो, क्योंकि उनका टेम्परेचर भी अलग अलग है। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आप उसको एक चैम्बर में रखते हैं जिसमें उन सभी का टेम्परेचर सेम है, क्लियर है, तो उन सभी का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो गैसेस का वॉल्यूम होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर बच्चों? तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, इस पर STP पे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसेस के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा। कंडीशन है टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 10 अलग अलग बैलून लेते हो जिसमें आप 10 अलग अलग गैसेस को फिलअप करते हो और अलग अलग टेम्परेचर पर उनको पुट करते हो, लेकिन आपने सब में 1 मोल गैस भर रखी है, आप उसे एक ऐसे चैम्बर में लेके जाते हो जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में उन सबके वॉल्यूम भी क्या हो जाएंगे बच्चों, दैट विल ऑल्सो बी सेम। क्लियर है? तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में इक्वल नंबर ऑफ मोल जो होते हैं उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, वो इक्वल होता है। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ अवोगाड्रोस लॉ। क्लियर है? अब यहां फैक्ट की बात की जाए तो ऐसा चेक किया गया है कि 1 मोल गैस का STP पर जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर। ठीक है, हर गैस का, दुनिया की कोई भी गैस हो, STP मतलब हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अवोगाड्रोस लॉ, और इसका बहुत वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर मैं सिंपली आपसे कहूं कि हमारे पास एक बैलून है, ठीक है, और हमने इसमें 1/2 मोल हाइड्रोजन गैस को भरा है और कंडीशन है STP की। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो सिंपली हमको पता है कि अगर इसमें होता 1 मोल STP पर तो उसका वॉल्यूम होता
22.4 लीटर, लेकिन इसमें भरा गया है 1/2 मोल, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/2 इंटू 22.4 लीटर, दैट इज 11.2 लीटर। तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि इस बैलून का वॉल्यूम कितना होगा, 11.2 लीटर, जो कि उस गैस का वॉल्यूम है। इन द सेम मैनर अगर आपसे कोई कहता कि इसमें, इस बैलून में 1 या हम 0 पॉइंट मान लो 1 मोल हीलियम गैस को फिलअप कर देते, किस पर, STP पर, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना है। तो आंसर है 1 मोल होता तो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, लेकिन यहां पर है कितने, 0.1 मोल, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 22.4 इंटू 0.1, इजी। तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है। आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या था बच्चों, नंबर ऑफ मोल 0.5 थे, हाफ मोल को क्या बोल सकते हैं, 0.5 मोल, तो वॉल्यूम कितना था, इट वाज 11.2 लीटर। जब हमने उसको घटा के 0.1 किया या 1/10 मोल किया, तो ये वॉल्यूम भी घट गया और घट के कितना हो गया, 2.24 लीटर। So this is how the number of mole is directly related to volume, and it is the uttermost or most important statement of Avogadro's law. क्लियर बच्चों। अब हम इसके बाद बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, और उसमें हम बहुत डिटेल में इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले बच्चों अगली क्लास में हम जानेंगे कि व्हाट आर नंबर ऑफ मोल्स, क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, उनका नंबर से क्या लेना देना होता है, उनका मास से क्या लेना देना होता है, और उनको सब्सटेंस के वॉल्यूम से क्या लेना देना होता है। तो दिस ऑल थिंग कैन बी कोरिलेटेड, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में हम नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट कर सकते हैं, उसको उसके मास से रिलेट कर सकते हैं अगर हमें सब्सटेंस का नाम पता हो, और हम उसको वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं अगर हमें कंडीशन दी जाए। क्लियर बच्चों। तो अगली क्लास से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आया देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू। Hello student, a very good morning to all of you to our YouTube channel Curiosity E-Classes. Student, in the last lecture we have learned about the laws of chemical combination, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था law of conservation of mass, फिर हम लोगों ने पढ़ा law of constant proportion। तो बच्चों आज उसका नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने में या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझने में, तो आप पिछला वीडियो लेक्चर नंबर 3 रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो इट वाज फर्स्ट गिवन बाय डाल्टन, जिन्होंने ये लॉ दिया था। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है इसकी बात करते हैं। So this law simply state that when two elements combine to form two or more compound, then the masses of one which combine with fixed mass of other element bear a simple whole number ratio to one another। तो ये लॉ सिंपली कहता है बच्चों कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं लेकिन उनसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक एलिमेंट या पहले एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मास से कंबाइन करता है, और उस दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मासेस के बीच में एक सिंपल होल नंबर का रेशियो एग्जिस्ट करता है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आइए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, तो आप देखते हैं कि देयर आर टू प्रोबेबिलिटी। पहली प्रोबेबिलिटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड बने, और जब कार्बन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से तो दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बने। तो देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज, आइदर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म और कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म। ऐसा आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लेस होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है ये जानते हैं। तो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ये लॉ कह रहा है कि जब दो एलिमेंट
कंबाइन करें लेकिन उनसे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बने। जैसे कि यहाँ पर 2 कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, पहले का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और कार्बन मोनोऑक्साइड में इनके मासेस का रेशियो क्या है, इस पर बात करते हैं और फिर इस लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला कंपाउंड हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। उस हिसाब से ये हुआ 12:32 और 4 से कट करेंगे तो आएगा कितना बच्चों, इट इज 3:8। तो सिंपली कितना आ रहा है, ये 3:8 रेशियो आ रहा है पहले कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो। ध्यान रखना ये 3 कार्बन के मासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 8 है वो ऑक्सीजन के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो एक ही है तो 1 कार्बन, ठीक है, विच मीन 1 × 12। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा बच्चा, 1:0, दैट इज 16, तो ये हो जाएगा 12:16। सिंपली 4 से अगर आप कट करेंगे तो क्या आएगा, इट इज 3:4। तो पहला कंपाउंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच मासेस का रेशियो 3:8 है, और हमारा दूसरा कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच मासेस का रेशियो 3:4 आ रहा है। ठीक है, अब हमारा लॉ क्या कह रहा है बच्चों कि दोनों में एक एलिमेंट का फिक्स मास ऑफ 1 एलिमेंट। तो यहां फिक्स मास किसका है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो इट इज कार्बन, तो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये फिक्स है। उसका फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मासेस से कंबाइन कर रहा है और उनके बीच एक फिक्स रेशियो है, एक फिक्स होल नंबर रेशियो है, दैट इज 8:4। तो दोनों कंपाउंड में प्रेजेंट ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो क्या आ रहा है, 8:4, जिसको सिंपली हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 2:1। सो दिस इज द वे हाउ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैन बी वेरीफाइड। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों कंपाउंड में कार्बन का जो मासेस का रेशियो है दैट इज सेम, इट इज 3 और 3, तो हमने इसको हटा दिया। अब बचा ऑक्सीजन, तो उनके मासेस के बीच में जो रेशियो आ रहा है दैट इज 2:1 और ये एक होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज हाउ हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, दोनों फॉलो करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। ठीक है, अब हम इसी चीज को दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, कुछ और कंपाउंड की बात करते आइए। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है दैट इज वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप सभी जानते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, इट इज वाटर। ठीक है, अब इसे बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। और जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से इन एक्सेस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ऐसे केस में H2O2 भी बनता है। ठीक है, तो पहला वाला हमारा क्या कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड वाटर, सभी जानते हैं, और इसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर है यहां तक? तो पहला क्या है, दिस इज वाटर एंड दूसरा क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों सेम एलिमेंट से मिलकर बने हैं। आइए इनके एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं या फिर नहीं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में हमारे पास एक तरफ है H2O दैट इज वाटर और दूसरी तरफ है H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन ऐसे 2 एटम है सो इट विल बी 2U। ठीक है, इसका होता है 16 और ऐसा एक एटम है दैट इज 16U। तो आप दोनों के रेशियो को अगर निकालेंगे तो आया है 2:16, दैट इज अल्टीमेटली 1:8। गॉट इट? तो मासेस का जो बच्चों रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:8, किसके, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का। तो ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइए दूसरे कंपाउंड के एनालिसिस करते हैं। इसमें 2 एटम है और एक हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1U, इसमें भी 2 हैं तो, और एक ऑक्सीजन का होता है 16U। तो जब आप इसे लिखेंगे देन यू विल गेट इट दैट 2:32 क्या आ जाएगा, 2:32, और ये रेशियो बनेगा 1:16।
16 का, ठीक है, दैट रेशियो बिकम्स 1:16। और यहां पर बच्चों ये जो है ये हाइड्रोजन के मास को रिप्रेजेंट करता है और ये ऑक्सीजन के मास को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज क्लियर। अब यहां पर आप देखेंगे कि एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मास से कंबाइन कर रहा है और उनके बीच एक होल नंबर रेशियो है। तो एक एलिमेंट का फिक्स मास मतलब हाइड्रोजन का फिक्स मास आप देख सकते हैं साफ साफ यहां पे क्लियर है। हाइड्रोजन का फिक्स मास मतलब हाइड्रोजन का 1 पार्ट ऑक्सीजन के अलग अलग पार्ट से कंबाइन कर रहा है और उनके बीच एक होल नंबर रेशियो होगा, क्लियर है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन को आप देख सकते हैं पहले में ऑक्सीजन कितना है 8 और दूसरे में कितना पार्ट है उसका 16 पार्ट, तो इनके बीच रेशियो आ रहा है 1:2, क्लियर बच्चों। तो यहां पर भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरीफाई हो रहा है, क्लियर बच्चों। अब आइए हम लोग अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और आपके स्कूल एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उसमें ऐसी प्रॉब्लम आपको ऑफनली मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत केयरफुली इसको समझिएगा और आइए समझते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। तो बच्चों ये प्रॉब्लम क्या कह रही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। द हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 5.93%, पहले वाले में ये 5.93% है, while in other it is 11.2%, shows that this data illustrate the law of multiple proportion। तो दिखाइए कि क्या ये डेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो देखो बेटा हमारे पास 2 कंपाउंड है, पहला है कंपाउंड, ठीक है 1, और दोनों कंपाउंड किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक। अगर 2 ही से मिलकर बना है तो दोनों को मिला के 100% होना चाहिए। तो हमारा पहला वाला जो कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन का परसेंट है 5.93%, ठीक है बच्चों। तो दूसरे में कितना होगा, बड़ा आसान है, 100 से माइनस कर दीजिए 5.93 को एंड हियर यू विल गेट 94.07%, ठीक है। ये पहले कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंट है और ये ऑक्सीजन का परसेंट है। अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड नंबर 2 की, कंपाउंड 2, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का परसेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11.2% है और इस वजह से ऑक्सीजन का परसेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 11.2 एंड दैट इज 88.8%। तो इस तरह से 2 अलग अलग कंपाउंड में हमने 2 अलग अलग एलिमेंट के मासेस के रेशियो को लिखा। अब हम क्या निकालेंगे, इनके बीच एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे। तो यहां पर अगर हम केस 1 की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के, या इसको हम रिवर्स करके करते तो थोड़ा बेटर होगा, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन का मास ऑफ हाइड्रोजन से रेशियो निकालते हैं, आइए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मास तो नहीं दिया, परसेंट दे रखा है, तो आप लेट्स एज्यूम, आप ये एज्यूम कर लीजिए कि 100% मतलब 100 ग्राम है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। जब भी आप 100% है तो उसे आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेटिव वैल्यू है, या परसेंट ही आप लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 94.07 और डिवाइड बाई कितना 5.93। अगर आप इसे रफली देखेंगे देन इट इज कमिंग टू बी 16, ठीक है। 16:1 आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 16:1, ठीक है। इस कंपाउंड में भी सेम वर्क करने वाले हैं हम करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ ऑक्सीजन it is 88.8% और मास ऑफ हाइड्रोजन it is 11.2%, ठीक है। अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो इट कम्स टू बी 8/1, ठीक है। यहां भी परसेंट था तो आप इसे परसेंट लिखें या फिर मास लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आ रहा है 16:1 और यहां पर आ रहा है 8:1। ये ऑक्सीजन का मास है और ये हाइड्रोजन का मास है, ये ऑक्सीजन का मास है और ये हाइड्रोजन का मास है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों रेशियोज में जो हाइड्रोजन का रेशियो वाला पार्ट है वो फिक्स है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो फिक्स मास है वो ऑक्सीजन के अलग अलग मास से कंबाइन कर रहा है और ऐसी कंडीशन में, ठीक है, जो आपका
ऑक्सीजन का मास है, उनके बीच एक होल नंबर रेशियो होगा। तो अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड 1 में ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है और कंपाउंड 2 में, ठीक है। तो कंपाउंड 1 में ये था इट इज 16 और दूसरे में कितना है, इट इज 8। सो इट कम्स टू बी 2:1। तो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैंस हम क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरीफाइड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड हियर, गॉट इट। सो बड़ी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को टैकल किया और आई होप कि आप लोग एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर 11th एग्जाम और टेस्ट। अगर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं अगले लॉ की तरफ। बच्चों तो आइए स्टार्ट करते हैं अगले लॉ को, दैट इज गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस वॉल्यूम। तो यह मेरे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सीक्वेंस में 4th लॉ है, ठीक है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट गैलुसैक, इन्होंने इसको प्रपोज किया था। ये लॉ क्या कहता है जानते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट at a given temperature and pressure when the gases combine they do so in a volume which bear a simple ratio to each other and also to the volume of gaseous product। तो सुन के बड़ा डर लग रहा होगा यार, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं बच्चों कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दो गैसेस या गैसियस रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं तो उनके वॉल्यूम्स के बीच में एक रेशियो होता है। यहां पर इस बात को आप जरूर नोटिस करिएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके सब गैसियस होने चाहिए। अगर वो गैसियस नहीं है या उनमें कोई एक लिक्विड है या कोई एक सॉलिड है, देन दिस विल, ये लॉ उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पर अप्लाई नहीं होगा। किस कंपोनेंट पर, जो सॉलिड या लिक्विड है। तो ये कंप्लीटली अप्लाई होता है किस पर, केवल और केवल गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में कह रहा है कि अगर दो रिएक्टेंट जो कि गैसियस हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनके वॉल्यूम्स के बीच में एक रेशियो होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया, दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज H2 व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विल बी 4। तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म होती है। और अगर हम इनके नंबर ऑफ मोल्स को यहां पर लिखें तो आप ध्यान देंगे जो नंबर लिखा होता है बच्चों उसी को नंबर ऑफ मोल्स या उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इस नंबर को, इसे कहा जाता है या तो आप बोले इसे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, या आप इसे बोले रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसे आप स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ मोल सिंपली आप कहते आए हैं। तो यहां पर जब हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया तो हमने देखा कि इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा तो चलो एक 1 लिख लेते हैं, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा तो चलो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें कि सब ये जो रिएक्शन हो रही है अगर ये हो रही है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है वो सेम है अगर, तो ऐसी कंडीशन में इनके वॉल्यूम्स के बीच में एक रिलेशन होगा, ठीक है। हम सिंपली कह सकते हैं इसका वन वॉल्यूम मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर जो भी आप लेना चाहें, इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा और उस प्रोसेस में इसका 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम के रेशियो में आपस में कंबाइन करते हैं और वॉल्यूम के रेशियो में ही ये प्रोडक्ट को भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करूं, मैंने कहा 5 लीटर हाइड्रोजन ली है, 5 लीटर क्लोरीन गैस ली है, तो कितना HCl प्रोड्यूस होगा, तो आंसर है 2 × 5, मतलब 2 वॉल्यूम मतलब 2 × 5 लीटर, कितना आया 10 लीटर,
क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इसका 5 लीटर इसके 5 लीटर से कंबाइन करेगा तो इसका 10 लीटर बनेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने इस बात को समझा कि क्या है गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस वॉल्यूम। अब आइए इस चीज को हम और रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं। जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है, और जो वाटर बनता है वो भी वेपर है, ठीक है, वेपर मतलब गैसियस फॉर्म की तरह ही है। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और सबसे पहला काम करिए रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिखकर या फिर नंबर ऑफ मोल को लिखकर। तो देखो बच्चों, इधर 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन बैलेंस लग रही है, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 1 ऑक्सीजन है जो कि बैलेंस नहीं है। तो हम इधर 2 लगा देंगे, 2 लगाते ही हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया, यहाँ 4 हाइड्रोजन और इधर 2, तो हम यहाँ लगाएंगे 2 और हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब हम इनके बीच वॉल्यूम का रेशियो लिख सकते हैं, अगर वो सब्सटेंस गैसेस हैं तो, सॉलिड या लिक्विड के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? हाँ, गैसेस के प्लेस पर अगर वेपर लिखा है तो भी चलेगा, उसे सेम कैटेगरी का ही माना जाता है। तो अब अगर हम यहां पर कहें कि इसका कितना वॉल्यूम है तो इसका 2 वॉल्यूम, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा, और ऐसा करने से वाटर के 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है यहां तक? तो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से जब रिएक्ट करेगा तो वाटर के 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे। मान लो सेम डेटा आपको देकर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मान लो कोई कहता है कि यू आर गिवन 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, आपको क्या दिया जा रहा है? 10 लीटर हाइड्रोजन गैस दी जा रही है, एंड 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? और फिर इनको बर्न किया जा रहा है। बर्न करने से क्या बन रहा है? बर्न करने से बन रहा है वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर। तो बताओ कितना वॉल्यूम वाटर वेपर का प्रोड्यूस होगा? क्लियर है? तो यहां पर हम गैल्यूसैक लॉ को लगाकर निकाल सकते हैं कितना वाटर का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। कैसे, आइए जानते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला काम है बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखना। अगर आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो आप गलत आंसर करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्वेश्चन को देखते हुए क्या करेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे? दिस इज, अभी ऊपर लिखी हुई, इसी को कॉपी कर लेते हैं। 2s2 प्लस O2 मेक्स 2H2O, ठीक है। अब इसको मैंने आपको समझाया कि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखिए, नहीं लिखा है तो वहां 1 लिख लीजिए और फिर यहां नीचे लिख लीजिए, ठीक है। तो जब इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो इसका 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम दिए गए हैं? इसका 10 लीटर दिया गया है। क्लियर हो रही है बात? तो इसका अगर 10 लीटर है तो इसका 5 लीटर से कंबाइन करेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं? 2:1 के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। इस चीज को गौर से देखिए। तो अगर हमें उसकी जगह पे 10 लीटर दिया तो इसका कितना वॉल्यूम से कंबाइन करेगा? कॉमन सेंस है, 5 लीटर से कंबाइन करेगा। क्लियर हो रही है बात? और इसका कितना प्रोड्यूस होगा? तो आप ध्यान दीजिए, ये 2 वॉल्यूम है। अगर 1 वॉल्यूम का मतलब 5 लीटर है, 2 वॉल्यूम का मतलब 10 लीटर है, तो यहां कितना आएगा? इट विल बी 10 लीटर वाटर वेपर। क्लियर बेटा? तो दिस इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस वॉल्यूम। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसका 10 लीटर है, इसका 5 लीटर है तो 15 आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि यहां पर उनके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। इनको ऐड नहीं किया जा रहा। अगर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऐड होगा, लेकिन इनके बीच एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर आप इसको ना देखकर सिंपली ये देखें कि 1 वॉल्यूम 5 लीटर के बराबर है तो 2 वॉल्यूम 10 लीटर के बराबर आएगा। क्लियर है? आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और अच्छा एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। इस बार बच्चों हमारी रिएक्शन हो रही है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के बीच में, ठीक है, और बन रहा है
2NH3। हमने इनको बैलेंस कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ 3 लगा देंगे तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। तो ये जो हमारी दी गई रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है बच्चों? बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब हम ध्यान से देखें कि इसका कितना वॉल्यूम है। नहीं लिखा कुछ तो आप 1 लिखो, और लिखा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन हमेशा गैस होती है जनरली रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे, और अमोनिया भी गैस होती है। तो हम यहाँ पर अवोगाड्रोस लॉ लगाकर रिलेशन को, सॉरी गैलुसैक लॉ लगाकर रिलेशन को लिख सकते हैं। तो इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से जब रिएक्ट करता है तो वो उसका 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो रही है बात बच्चों? तो यहाँ जोड़ा नहीं जाता, यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर लिखा जाता है। अब आप ध्यान दें, अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन 10 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड 20 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस is kept and reaction take place and in the reaction ammonia is produced। उस रिएक्शन में क्या बनती है? अमोनिया बनती है। तो बताओ कि अमोनिया का कितना वॉल्यूम होगा एसटीपी पर? इसका वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है। तो सोचिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, हम अपनी केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, लिखेंगे और पहले वॉल्यूम रिलेशन को लिख लेंगे। अब आप इसको टैली कराओ कि अगर इसका 10 लीटर हुआ तो इसका 30 लीटर चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन में इसका 10 लीटर दिया है तो इसका 30 लीटर चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो अगर 30 लीटर नहीं है तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन हमें थोड़ा संभल के करना होगा। और इसका उल्टा सोचो बच्चों कि अगर इसका 20 लीटर है तो ये 3 वॉल्यूम अगर 20 लीटर के बराबर है तो 1 वॉल्यूम किसके बराबर होगा? अगर आप ये निकाल लें तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं? इफ, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? इफ 3 वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 लीटर देन 1 वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 20/3 लीटर। क्लियर है? तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है 20/3 लीटर। तो ये पूरा कंबाइन नहीं करेगा, इसका 10 लीटर कंबाइन नहीं करेगा। 20/3 दैट इज 6.67 लीटर ही कंबाइन करेगा, पूरा का पूरा आपका नाइट्रोजन कंबाइन नहीं करेगा। क्लियर है? आप दोनों एंगल से सोचेंगे, क्योंकि अगर आपने ये किया कि आपने इसका 10 लीटर कंबाइन कराना है तो इसका 30 लीटर चाहिए, और आपके क्वेश्चन में 20 लीटर ही है जो कि कम है, तो हम इसका रिवर्स सोचेंगे कि इसका 20 लीटर इसके कितने से कंबाइन करें। तो इसका क्या 6.7 लीटर अवेलेबल है? तो आंसर है यस, 10 लीटर है, और उससे कम है तो पॉसिबल है। तो अब इसका 6.6 लीटर ही कंबाइन करेगा इसके 20 लीटर से। जस्ट मेक इट क्लियर। और ऐसी कंडीशन में 1 वॉल्यूम की वैल्यू देखो आपने निकाल ली है, बहुत अलर्ट रहिएगा बच्चों, ठीक है। आपने 1 वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली है, और क्वेश्चन में 2 वॉल्यूम NH3 बनने वाला है। तो 2 वॉल्यूम क्या होता है? 2 × 1 वॉल्यूम लिख सकते हैं। फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 वॉल्यूम का मतलब है 20/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 40/3 एंड दैट इज 13.33। क्लियर है यहाँ पे? तो इसका कितना लीटर बनेगा ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है ना? यहां से आप सबसे पहले एक ध्यान दें कि 1 वॉल्यूम की वैल्यू निकालें और तुरंत निकालें क्या, कि कितना अमोनिया बनेगी। तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो 13.33 लीटर अमोनिया बनेगी, 2 वॉल्यूम बनेगी। आपको अल्टीमेटली 1 वॉल्यूम की वैल्यू को निकालना है एंड देयर आफ्टर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? इन द सेम मैनर आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। बड़ा ही कह सकते हैं फेमस एग्जाम्पल है, आपके स्कूल में और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी ने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो क्या बनेगा? CaCO3। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप सिंपली स्ट्रांगली हीट कर देते हो तो ये टूट जाता है और देता है CaO और प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम और CO2 ये गैस है बच्चों, ये सॉलिड है, ध्यान रखना है, और ये भी सॉलिड है, इस पर भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ऐसे केस में आपको दिया जा रहा है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड, ठीक है, कॉमा, कैलकुलेट द amount of carbon dioxide gas produced at STP। ठीक है बच्चों, STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है यहां तक? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड जो आपका टेम्परेचर होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 केल्विन। आप डिग्री सेल्सियस या केल्विन दोनों में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm, दैट में ऑल्सो बी रिटन एज 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम क्या होगा। क्लियर है? तो इसको भी आप मोल कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं या फिर आप इसमें चाहें तो गैली-सैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस वॉल्यूम लगा सकते हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें कितना दिया गया है? हमें दिया गया है 50 ग्राम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो किसी भी सब्सटेंस के अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, ठीक है, और उसका मास दिया हो तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, मास जो भी हो और डिवाइड बाय उसी सब्सटेंस का मोलर मास। ठीक है, तो यहां पर जो मास दिया गया बच्चों कितना है? 50 ग्राम है, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 ग्राम। क्लियर है यहां तक? तो दिस इज हाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितने मोल्स? इट इज 0.5 मोल। तो सबसे पहले आपने ये निकाला और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? और STP पर एक बात जान लीजिए, STP पर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस हो STP पर उसका वॉल्यूम फिक्स है, दैट इज 22.4 लीटर। क्लियर है? तो इस चीज को हम बड़ी आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम चाहें तो उसको कोरिलेट करके उसका आंसर दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है समझते हैं बच्चों इस बात को। देखो, इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसका कितना मोल है? इसका 1 मोल है। वो इसका कितना मोल दे रहा है? इसका 1 मोल दे रहा है। आप बैलेंस रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिए, इसका भी 1 मोल है। क्लियर है? जब इसका 1 मोल था बैलेंस केमिकल रिएक्शन में तो इसका 1 मोल है, और उस 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल्स ही मिले हैं। ठीक है, तो अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल, और अगर इसका 0.5 मोल दिया गया है तो ये इसके कितने मोल प्रोड्यूस करेगा? तो इसके भी वो देगा 0.5 मोल। क्लियर है? क्योंकि ये गैस है तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? STP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, सो द वॉल्यूम ऑफ 0.5 लीटर, वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ CO2। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? इट विल बी 22.4 लीटर इंटू 0.5 एंड इट विल बी 11.2 लीटर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन थोड़ा अर्ली आ गया, इन चीजों को हम समझेंगे आगे के लेक्चर्स में। मोल कॉन्सेप्ट जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको हर एक छोटी बड़ी चीज 1 by 1 डिटेल में डिस्कस की जाएगी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे, फिर हम आएंगे मोल कॉन्सेप्ट पर, और फिर हम इन जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन तरह की, ठीक है, उन सबको 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक द लेक्चर देन डू सब्सक्राइब और शेयर अमंग योर फ्रेंड। जिन फ्रेंड्स को आप जानते हैं जिनको नीड है, जरूरत है, ठीक है, तो वो आप उनके बीच में इस लेक्चर को शेयर करिए और इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।